हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करें कि राजनीतिक प्रणाली का ढांचा क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि राजनीतिक प्रणाली की सर्वव्यापकता के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसकी सर्वव्यापकता से आप यही समझ सकते हैं कि जितनी भी राजनीतिक प्रणाली पाई जाती हैं उनका अपना अपना एक ढांचा होता है। और सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए। तो देखिए, जे के रॉबर्ट का कहना है कि ऐसे ढांचे में, राजनीतिक ढांचे में औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाएं जैसे विधानमंडल, राज्य का प्रमुख और राजनीतिक दल आदि शामिल होते हैं। अब देखिए, जे के रॉबर्ट का मानना है कि जितने भी ढांचे होते हैं उनमें औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाएं जैसे कि विधानमंडल और राज्य का प्रमुख, जो भी राज्य का प्रमुख होता है, जैसे हमारे भारत में पीएम को राज्य का प्रमुख माना जाता है, राष्ट्रपति को प्रमुख माना जाता है, और राजनीतिक दल आदि को इसमें शामिल किया जा सकता है। पर अगर वास्तव की बात करें, इस समय की बात करें, तो प्रत्येक वह औपचारिक और अनौपचारिक समूह जो भी राजनीतिक प्रणाली को प्रभावित करते हैं या उन्हें सुधारने के लिए कार्य करते हैं, उन्हें हम राजनीतिक भूमिकाएं, और जो राज्य के लिए अपनी भूमिकाएं अदा करते हैं, निभाते हैं, को राजनीतिक प्रणाली का ढांचा कहा जा सकता है। उन्हें हम राजनीतिक प्रणाली का ढांचा कह सकते हैं, राजनीतिक प्रणाली के ढांचे में शामिल कर सकते हैं। और राजनीतिक प्रणाली को दो भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला भाग है औपचारिक ढांचा और दूसरा अनौपचारिक ढांचा। तो औपचारिक ढांचा क्या है? तो देखिए, प्रत्येक राज्य का संविधान होता है जिसके द्वारा विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका आदि सभी ढांचे की व्यवस्था की जाती है। और औपचारिक ढांचे संविधान और कानून द्वारा निश्चित कार्य करते हैं, और राजनीतिक प्रणाली का स्वरूप कोई भी हो, कोई भी क्यों ना हो, यह औपचारिक ढांचे प्रत्येक जगह पाए जाते हैं। अब देखिए, कोई भी ढांचा होता है उसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका तो होती है, औपचारिक यह औपचारिक ढांचे होते हैं जो केवल संविधान द्वारा दिए गए कार्यों को ही करते हैं और राज्य का शासन चलाते हैं। इन्हें हम औपचारिक ढांचा कहते हैं। और अनौपचारिक ढांचा क्या है? तो अनौपचारिक ढांचा आमंड और पवेल के अनुसार औपचारिक संस्थाओं के अतिरिक्त अनौपचारिक संस्थाएं जो कि किसी भी रूप में राजनीतिक प्रणाली की कार्यशीलता को प्रभावित करती हैं, को भी राजनीतिक प्रणाली के संगठन में शामिल किया जा सकता है। जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह आदि अनेक ऐसे संगठन हैं जो राजनीतिक प्रणाली को व्यापक रूप में प्रभावित करते हैं, और इन्हें भी राजनीतिक प्रणाली के अनौपचारिक ढांचे कहा जाता है। अब देखिए, कोई भी ऐसा संगठन जो भी राजनीतिक प्रणाली में अपना योगदान देता है, उनके लिए कार्य करता है राजनीति के लिए, उन्हें हम अनौपचारिक ढांचा कहते हैं। जिसमें दबाव समूह हो गया, दबाव समूह हो गए और राजनीतिक दल समूह हो गए, इन्हें हम अनौपचारिक ढांचा कहते हैं। और अब डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक ढांचा क्या है वह जान लेते हैं। तो देखिए, डेविड ईस्टन का कहना है कि हर राजनीतिक प्रणाली के तीन मुख्य ढांचे होते हैं। पहला ढांचा है राजनीतिक समुदाय, जिसे इंग्लिश में पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं। अब देखिए, राजनीतिक समुदाय का अर्थ संगठित समाज या उन व्यक्तियों के समूह से है जो अपनी कठिनाइयों और समस्याओं के प्रति सजग होते हैं। अब देखिए, राजनीतिक समुदाय में वे व्यक्ति या समूह होते हैं जो अपनी कठिनाइयों और समस्याओं के प्रति सजग होते हैं और साझी क्रियाओं तथा यत्नों द्वारा अपनी समस्याओं और कठिनाइयों तथा मतभेदों के निपटारे का यत्न करते हैं और अपनी उन समस्याओं को सुलझाने का कार्य करते हैं, और राजनीतिक सामुदायिक प्रणाली का मुख्य अंग है। अब देखिए, इस समुदाय में हम पॉलिटिकल पार्टीज या ऐसे समूहों को रख सकते हैं जो भी अपने विकास या राज्य के विकास के लिए कार्य करते हैं। अब दूसरा ढांचा है शासन। अब देखिए, शासन को संवैधानिक व्यवस्था भी कहा जाता है, जो कि इस बात की सूचक होती है कि राजनीतिक समस्याओं को निपटाने की कोई नियमित या स्थापित विधि है। शासन का अर्थ राजनीतिक प्रणाली की वह संवैधानिक व्यवस्था है जिसके द्वारा राजनीतिक विवादों तथा समस्याओं आदि को निपटाया जाता है। अधिक शासन एक संवैधानिक व्यवस्था होती है जो इस बात की सूचक होती है कि अगर राज्य में कोई भी समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उसका सही से निपटारा करने के लिए कोई एक विधि है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसे सजा देने के लिए संविधान में कोई कानून बनाया जाता है, उसे 2 साल के साथ 3 साल के साथ ऐसा प्रावधान किया जाता है। तो शासन इस बात का सूचक होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य के कानून का उल्लंघन करता है उसे क्या सजा दी जानी चाहिए। तो इसे हम शासन कहते हैं। और इस शासन में
हम संविधान को या कानून को शामिल कर सकते हैं और इन्हीं कारण लोगों का विश्वास राजनीतिक प्रणाली में बना होता है। और अब बात कर लेते हैं आधिकारिक वर्ग की। तो देखिए, आधिकारिक वर्ग उन व्यक्तियों का समूह है जिनके पास कानूनी तौर पर राज्य प्रबंध चलाने की शक्ति होती है और यह वर्ग राजनीतिक समुदाय की मांगों की पूर्ति के लिए शासन द्वारा किए गए निर्णय को लागू करने का दायित्व निभाता है। अब देखिए, जो भी कानून बनता है ये आधिकारिक वर्ग उन्हें राज्य में सही प्रकार से लागू करने का कार्य करता है। तो दोस्तों, अब आप राजनीतिक ढांचे के बारे में समझ गए होंगे। अब आप ये समझिए कि राजनीतिक प्रणाली किस वातावरण में काम करती है। तो देखिए, डेविड ईस्टन के अनुसार जो वातावरण राजनीतिक प्रणाली को प्रभावित करता है या जिस वातावरण में राजनीतिक प्रणाली काम करती है उसे दो भागों में बांटा जा सकता है। अब देखिए, डेविड ईस्टन ने राजनीतिक वातावरण को दो भागों में बांटा है, एक समाज का आंतरिक वातावरण और दूसरा समाज का बाहरी वातावरण। तो सबसे पहले आंतरिक वातावरण के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, समाज के आंतरिक वातावरण का अर्थ है कि प्रत्येक समाज के अंदर अनेक ऐसे तथ्य होते हैं जो राजनीतिक कार्यशीलता को प्रभावित करते हैं। उदाहरण भारत में पाई जाने वाली गरीबी, बेरोजगारी, अनपढ़ता, भ्रष्टाचार आदि तथ्यों ने भारतीय राजनीतिक प्रणाली को प्रभावित किया है। अब देखिए, अगर भारत कोई भी कार्य देश के अंदर करना चाहता है, अपनी सीमा के अंदर करना चाहता है, तो उसके लिए कई सारी सीमाएं होती हैं अपनी नीतियों को लागू करने के लिए। सबसे पहले गरीबी, बेरोजगारी, अगर हम कोई भी व्यवस्था लागू करता है तो उसके लिए बहुत ही पैसे की जरूरत होती है जो जिसकी भारत में कमी रहती है। तो यह सारी रुकावटें हैं जो भारत के विकास के लिए एक तरह से रुकावटें पैदा करती हैं और बाधा बनती हैं। और इसके अतिरिक्त अनेक जाति समूह, धार्मिक समूह या दबाव समूह आदि भी राजनीतिक कार्यशीलता को प्रभावित करती हैं। तो यह आंतरिक वातावरण है जिसमें राज्य के अंदर जो भी समस्याएं होती हैं उन्हें हम आंतरिक वातावरण कहते हैं। और अब बाहरी वातावरण, देखिए, यह प्रभाव राजनीतिक प्रणाली पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय नियमों तथा अन्य देशों की संवैधानिक प्रणालियों से पैदा होता है। और क्योंकि आज की भी राजनीतिक प्रणाली समाज के बाहरी वातावरण से बच नहीं सकती। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियम होते हैं, उनके द्वारा भी राज्य के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। जैसे अगर कोई भी जैसे कि पाकिस्तान हो गया, उसके नियम, अब वह भारत के अंदर हमेशा टेररिस्ट वगैरह भेजता रहता है, बॉम्ब ब्लास्ट करता है, जिससे भारत का ध्यान विकास से हटकर उन टेररिस्ट के ऊपर चला जाता है। तो यह भी एक तरह से यह बाहरी वातावरण है जो बाहरी रूप से विकास के रूप में बाधा उत्पन्न करते हैं। और इनसे लड़ने के लिए राज्य फिर अनेक प्रकार के अरबों रुपए के हथियार खरीदता है, अपनी शक्ति को बढ़ाता है, सैन्य शक्ति को बढ़ाता है, जिससे उसका ध्यान विकास से हटकर बाहरी मुद्दों की ओर चला जाता है। तो इसे हम बाहरी वातावरण कहते हैं जो विकास के रूप में बाधा उत्पन्न करता है। आप बाहरी वातावरण भी समझ गए होंगे। और अब डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक प्रणाली के कार्य क्या हैं। तो देखिए, डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक प्रणाली निवेशों को निकासों में बदलने की प्रक्रिया है और आमंड भी डेविड ईस्टन के इस विचार से सहमत है। अब देखिए, डेविड ईस्टन के अनुसार जो भी निवेश होते हैं उसको निकास में बदलने की एक प्रक्रिया है राजनीतिक प्रणाली। अब निवेश क्या है और निकास क्या है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि निवेश क्या है। तो देखिए, डेविड ईस्टन के विचार अनुसार जैसे एक चीनी मिल को चलाने के लिए उसे गन्ना, बिजली, तेल आदि कच्चा माल सप्लाई करना पड़ता है, इसी तरह राजनीतिक प्रणाली भी निवेशों का रूप में कच्चा माल सप्लाई करना पड़ता है। और डेविड इन निवेशों को दो भागों में बांटता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे चीनी मिल को चलाने के लिए उसे कच्चा माल चाहिए होता है, उसे गन्ना चाहिए होता है, उसे बिजली चाहिए होती है जिससे गन्ने से रस से वह चीनी निकाल सके। वैसी राजनीति को भी चलाने के लिए उसे कच्चा माल चाहिए होता है और यह कच्चे माल को डेविड ईस्टन ने दो भागों में बांटा है। तो देखिए, सबसे पहला मांग के रूप में निवेश। अब देखिए, हर व्यक्ति राजनीतिक प्रणाली से कुछ मांग की पूर्ति की आशा करता है जो कि मांग के रूप में निवेश का रूप धारण कर लेती हैं। ये मांगे चार प्रकार की हो सकती हैं। अब देखिए, अगर अगर व्यक्ति राज्य से मांग नहीं करेगा तो राज्य उसके लिए कार्य कैसे करेगी। अगर पहले व्यक्ति राज्य से कुछ मांगता है और फिर राज्य उसकी मांग को पूर्ति करने के लिए नियम या कानून बनाती है, अनेक व्यवस्थाएं बनाती है, तो एक यह जो मांग है इसी को निवेश निवेश कहा जाता है और फिर राज्य इन्हीं निवेशों का निकास के रूप में बदलती है। तो यह जो मांग के रूप में निवेश है इसे चार भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला, वस्तुओं तथा सेवाओं के वितरण की मांग। तो देखिए, हर व्यक्ति राजनीतिक प्रणाली से यह मांग करता है कि मजदूरी निश्चित की जाए, काम करने के लिए समय निश्चित किए जाएं, शिक्षा प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान किए जाएं और मनोरंजन की सुविधाएं तथा यातायात के साधन आदि का विकास किया जाए। तो देखिए दोस्तों,
जब व्यक्ति अपने एक मजदूरी निश्चित करने की बात करता है। अब देखिए कई सारे राज्य हैं जहाँ लोगों की मजदूरी निश्चित नहीं है, जितने भी उन्हें पैसे मिलते हैं उतने में वह काम कर लेते हैं। इतनी गरीबी फैली हुई है और उनसे अधिक अधिक समय तक कार्य कराया जाता है, तो वह समय निश्चित करने की मांग करते हैं और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की मांग करते हैं राज्य से, और मनोरंजन और यातायात के साधन डेवलप करने की मांग करते हैं। तो इन सारी मांगों को वस्तुओं तथा सेवा के वितरण की मांग कहा जाता है। और अब दूसरी मांग को समझते हैं कि व्यवहार को नियमित करने की मांग। अब देखिए हर व्यक्ति राजनीतिक प्रणाली से सार्वजनिक सुरक्षा, मंडी पर नियंत्रण और विवाह, तलाक, स्वास्थ्य तथा सफाई आदि के नियम बनाने की मांग करता है ताकि सामाजिक जीवन को नियमित किया जा सके। अब देखिए ये जो स्वास्थ्य, सफाई, विवाह, तलाक, इन सारे नियमों को व्यवहार को नियमित करने की मांग के रूप में रखा जाता है, जिसमें अपने निजी जीवनों को सही से चलाने के लिए राज्य से कानून बनाने की मांग की जाती है। और राजनीतिक प्रणाली में भाग लेने की मांग। अब देखिए लोग मांग करते हैं कि उनको राजनीतिक प्रणाली में हिस्सा प्रदान करने का उद्देश्य से मत का अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार और राजनीतिक संघ बनाने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अब देखिए लोग मांग करते हैं कि उन्हें वोट देने का अधिकार होना चाहिए, सभी व्यक्ति को एक समान वोट देने का अधिकार होना चाहिए, उन्हें सही पोस्ट प्राप्त होने, सही पद प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। पहले देखिए पहले के समय में जो निचली जाति के लोग थे वह ऊंची पोस्ट पर नहीं जा सकते थे, उन्हें अधिकार नहीं होता। तो लोग मांग करते हैं कि हमें ऊंची पोस्ट पर जाने का अधिकार मिलना चाहिए बिना जाति के भेदभाव के, और हमें राजनीतिक समूह बनाने का अधिकार होना चाहिए जिससे हम भी राजनीति में भाग ले सकें। तो यह इस सारी मांगों को राजनीतिक प्रणाली के भाग लेने की मांग में शामिल किया जाता है। और फिर संचार तथा सूचना की मांग। अब देखिए सिद्धांत निश्चित करने और संकट के अवसरों पर राजनीतिक प्रणाली द्वारा शक्ति प्रदर्शन आदि करने की मांग को डेविडसन संचार तथा सूचना की मांग की किस्म में शामिल करता है। अब देखिए जब भी संकट की स्थिति उत्पन्न होती है तो लोग मांग करते हैं कि राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग करे और उनसे छुटकारा दिलाए। जैसे कि 1947 में कितने दंगे वगैरह हुए थे जिसमें लोग उनसे मांग करते कि राज्य जो अपनी पुलिस का, आर्मी का, इन सब का इस्तेमाल करके ये जितने भी हत्याकांड हो रहे हैं, जितनी भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लोग आपस में एक दूसरे को मार, इससे लोगों को मुक्ति दिला सके। पर उस टाइम तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो लोग जब इस प्रकार की मांग करते हैं तो इस प्रकार की मांग को संचार तथा सूचना की किस्म में शामिल किया जाता है। तो आपने मांग क्या है यह जान लिया, अब समर्थन के रूप में निवेश क्या है उसके बारे में जान लो। तो देखिए डेविड का विचार है कि राजनीतिक प्रणाली को चलाए रखने के लिए मांग के रूप में निवेश प्रदान करना ही काफी नहीं है, बल्कि समर्थन के रूप में निवेश प्रदान करना भी जरूरी है, और जो राजनीतिक प्रणाली को मांगों का मुकाबला करने की सहायता प्रदान करता है। अब जो समर्थन है वह भी चार प्रकार का होता है। देखिए अब समर्थन, सबसे पहला भौतिक समर्थन है। देखिए करों की अदायगी करना, मतलब टैक्स सही से भरना और सार्वजनिक कार्यों के लिए मेहनत करना, सैनिक सेना में भर्ती होना आदि भौतिक समर्थन की किस्म में आते हैं। अब देखिए सही से टैक्स भरना या सरकार के द्वारा बनाई गई वस्तुओं, सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कार्य करना या फिर साफ सफाई रखना, कूड़ा ना फेंकना, और सैनिक सेना में भर्ती होना, आर्मी में, बाहरी देशों से रक्षा करने के लिए आर्मी बनाए थे उसमें शामिल होना। तो यह सब एक प्रकार की भौतिक समर्थन है जो राज्य को हम देते हैं। और दूसरा आज्ञा पालन समर्थन। अब देखिए राजनीतिक प्रणाली जन जीवन को नियमबद्ध करने के लिए कानून बनाती है जिनका पालन को आज्ञा पालन समर्थन कहा जाता है। अब देखिए जो सरकार है वह लोगों के जीवन को नियमित करने के लिए नियम कानून बनाती है, और उन नियम कानूनों को पालन करना, उनको सही से मानने को आज्ञा पालन समर्थन में शामिल किया जाता है, कि किस्म में शामिल किया जाता है। और सहभागी समर्थन। अब देखिए सहभागी निवेश समर्थन में डेविड स्टर्न का मत डालना, राजनीतिक वाद विवाद तथा अन्य राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना आदि को शामिल किया जाता है। सहभागी समर्थन में मत डालना, वोट देना और निष्पक्ष नेता को चुनना, और राजनीतिक वाद विवाद में हिस्सा लेना। जैसे कि अगर कोई भी सरकार गलत कानून बना रही है, किसी का शोषण कर रही है, तो उसके लिए अपनी आवाज उठाना या राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना, यह एक प्रकार का सहभागी समर्थन होता है। और ध्यान और सम्मान समर्थन। अब इस किस्म में सरकारी सूचना की ओर ध्यान देना, जनसत्ता चिन्हों तथा औपचारिक समारोह के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना आदि को शामिल किया जाता है। अब देखिए ध्यान और सम्मान समर्थन में सरकारों का सम्मान करना या फिर राज्य के चिन्हों का सम्मान करना है, जैसे हमारा
राष्ट्र ध्वज है उसके प्रति अपना सम्मान करना, यह भी एक प्रकार का समर्थन होता है। और अगर हम इस तरह के समर्थन ना दें राज्य को, तो वह सही से विकास नहीं कर पाएगा या अपना सही से ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। तो हमें अगर राज्य को अगर हमें अपनी मांगों को पूरा करना है, तो उसके लिए हमें अपने ये सारे समर्थन भी राज्य को देने पड़ते हैं। और अब देख लेते हैं, अब आप दोस्तों निवेश क्या है वह समझ गए होंगे। निवेश वह होता है जो हम अपनी मांगों या समर्थन के रूप में राज्य को देते हैं। और अब निकास क्या है, तो देखिए वे निर्णय या नीतियां जिनका निर्माण निवेश मांगों तथा निवेश समर्थन के दृष्टिगत किया जाता है, उसे डेविड ईस्टन निकास का नाम देता है। अब देखिए जो भी निवेश मांग और समर्थन के रूप में जो भी निर्णय या कार्य किए जाते हैं, उसे डेविड ईस्टन निकास निकास कहता है, निकास का नाम देता है। और ये मांगों के अनुकूल भी हो सकती हैं और प्रतिकूल भी हो सकती हैं, जो कि राजनीतिक प्रणाली के स्वरूप तथा समर्थ पर निर्भर करता है। और इसे निकास कई प्रकार के हो सकते हैं। अब देखिए जो निकास है यह लोगों की मांग की पूर्ति के अनुकूल भी हो सकती हैं और प्रतिकूल भी। जैसे लोगों ने जो भी कानून मांगे उनके विरुद्ध भी यह कार्य हो सकते हैं, कानून हो सकते हैं, और उनके प्रतिकूल भी हो सकते हैं। यह सब उनके समर्थ पर निर्भर करता है कि जो व्यक्ति कौन सा कार्य उनके लिए सही से सही होगा, कौन सा कानून लोगों के भले के लिए होगा, उस पर निर्भर करता है। जैसे कि पहला है कि जबरी वसूली। जब राजनीतिक प्रणाली ऐसे फैसले करती है जो कि दोनों की इच्छाओं, मांगों और समर्थन के बिल्कुल विपरीत होते हैं। अब देखिए जब राज्य कोई ऐसा फैसला करती है जो कि मांग और समर्थन के विपरीत होते हैं, जो फैसले मांग और समर्थन के विपरीत होते हैं, परंतु राजनीतिक प्रणाली के विपरीत होते हैं, जिन्हें लोग मानना नहीं चाहते हैं, फिर भी राज्य अपने शक्ति का प्रयोग करके उन्हें राज्य में लागू करवाती है, तो लोगों को उन्हें ना चाहते हुए मानना होता है, क्योंकि राज्य के पास एक सर्वोच्च शक्ति होती है। और यह जबरी वसूली क्या होती है, इसमें हम जुर्माना लगाना या कर आदि के रूप में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी जुर्माना लगाना, चालान लगाना या टैक्स वसूलना, इन सबको हम शामिल कर सकते हैं, इसे जबरी वसूली कहते हैं। अब व्यवहार को निश्चित करना, तो देखिए डेविड ईस्टन के अनुसार निकास का दूसरा रूप व्यवहार को निश्चित करना है। यह संगठित समाज में रहते हुए व्यक्ति के व्यवहार को निश्चित करने के लिए कानून बनाना आवश्यक होता है। ऐसा न करने पर समाज में अराजकता की स्थिति बन जाएगी। इसलिए राजनीतिक प्रणाली व्यवहार को निश्चित करने के लिए कानून बनाती है। अब देखिए व्यवहार को निश्चित करना, एक समाज में रहते हुए, राज्य में रहते हुए व्यवहार को निश्चित करना बहुत जरूरी है। अगर व्यवहार को निश्चित नहीं करें तो अराजकता की स्थिति फैल जाएगी, जिसे और इन्हीं व्यवहार को निश्चित करने के लिए सरकार कानून बनाती है कि अगर कोई भी व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है तो उसे कानून की दृष्टि से गलत ठहराकर सजा दी जा सके और उसे रोका जा सके। तो एक कानून बनाना बहुत जरूरी होता है, और अगर कानून ना हो तो उससे अराजकता की स्थिति फैल जाएगी राज्यों के अंदर। तो इसे हम व्यवहार को निश्चित करना कहते हैं, इस किस्म में शामिल करते हैं। और वस्तुओं या सेवाओं का आवंटन, अब देखिए हर राजनीतिक प्रणाली व्यक्ति को अधिक से अधिक सेवाएं प्रदान करना चाहती है तथा उनकी हर प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करती है। आज उस राजनीतिक प्रणाली को अच्छा माना जाता है जो व्यक्तियों को अधिक से अधिक सेवाएं प्रदान करना चाहती है। अब डेविड ईस्टन राजनीतिक प्रणाली के इस निकास कार्य को वस्तुओं तथा सेवाओं के आवंटन का कार्य करना कहती है। अब देखिए कोई भी सरकार है वह अपने लोगों को अधिक से अधिक अधिकार देना चाहती है, अधिक से अधिक सुविधाएं देना चाहती है, सुविधाएं देने की कोशिश करना चाहती है, और अपने राज्य का अधिक से अधिक विकास करना चाहती है, तो उसे सेवा और वस्तु या सेवा के आवंटन की श्रेणी में रखा जाता है। अब देखिए अब आप निकास क्या है वह भी समझ गए कि राज्य मांग और समर्थन के बाद में किया राज्य द्वारा किया गया निवेश या बनाए गए कानून नियम, इन सबको निकास कहा जाता है। और अब क्या है, कच्चा माल पुनः देने की लूप प्रक्रिया क्या है, इसे जान लेते हैं, जिसे इंग्लिश में फीडबैक लूप मैकेनिज्म भी कहते हैं। अब डेविड ईस्टन के अनुसार निवेशों तथा निकासों के बीच गहरा संबंध है। निकास के रूप में राजनीतिक प्रणाली जो निर्णय करती है वे ही पुनः निवेशों के लिए कच्चा माल का रूप धारण कर लेती है। अब देखिए जब निवेश के रूप में राज्य कोई भी कार्य करती है और उसे निकास में बदलती है, और जब वही निकास दोबारा निवेश के रूप में सामने आकर दोबारा राज्य से लोग मांग करते हैं उसे सुधार के रूप में, तो उसे हम पुनः कच्चा माल पुनः देने की लूप प्रक्रिया कहते हैं, जिसे इसके हम मॉडल के द्वारा समझते हैं। तो देखिए ये जब मांग और सपोर्ट दोनों राज्य से की जाती हैं, और जब उसके समर्थन में राज्य कोई भी डिसीजन लेता है या एक्शन एक्शन लेता है, और जब वही एक्शन कुछ समय के बाद दोबारा
मांग और सपोर्ट के रूप में सामने आते हैं और दोबारा राज्य उसमें कुछ परिवर्तन करता है, उसी को हम लूप प्रक्रिया कहते हैं। अब एक एग्जांपल समझिए। देखिए शुरू में जब राज्य ने अपनी मांगों की पूर्ति के लिए शिक्षा की मांग की है राज्य से, तो राज्य ने उस पर एक्शन लेके स्कूल कॉलेज इन सबको खोला, और जब वही कुछ समय के बाद अब दोबारा मांग का रूप धारण करके उसमें बदलाव की मांग की जाने लगी, और उसी के रूप में दोबारा से राज्य ने एक्शन लेकर नई शिक्षा प्रणाली बनाई और उसे सुधारने के लिए, मॉडल बनाने के लिए उसमें अब कंप्यूटर की क्लासेस भी अटेंड करने के लिए उसमें कंप्यूटर का सिस्टम भी डाला। तो दोबारा से उसमें डिसीजन लिया, और अब कुछ समय के बाद आगे फिर शिक्षा के ऊपर ही दोबारा से यह मांग का रूप धारण करी और दोबारा से बदलने की मांग करेगी। तो ऐसे ही ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। और जैसे इनपुट है, यह आउटपुट के रूप सरकार से आउटपुट में बदलती है और फिर यही कुछ समय के बाद इनपुट का रूप धारण कर लेती है। तो यह इस प्रकार से चलती रहती है। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि राजनीति का ढांचा किस प्रकार का, तो डेविड ईस्टन का क्या मत है। अब अगली वीडियो में बात करें कि राजनीतिक प्रणाली का कार्य क्या है। तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।